ये सफ़र कैसा रहा, कैसे एक डॉक्टर फाइनेंस एक्सपर्ट बन गई। मेरे को पता चला कि ओके ऐसी भी कोई चीज़ होती है जहाँ पे पैसा डबल भी होता है, ट्रिपल भी होता है, 100 गुना भी होता है। मेरे को लगा कि अब जो करना है फिर यहीं करते हैं। लेकिन जो बिगनर्स हैं जिनको नहीं पता कि क्या है, कैसे चीज़ें होती हैं, उनके लिए क्या एडवाइस होगी। एंड 20-30% जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं एज अ स्टार्टर्स, तो आप धीरे धीरे सीखते जाइए, अपने पैसे भी इन्वेस्ट करते जाइए और अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कीजिए। लेकिन इस रिस्क फैक्टर को कैसे कोई मैनेज कर सकता है कि ज़्यादा उनको रिस्क भी ज़्यादा ना हो, पैसे भी आ जाएं और बढ़िया चलता भी रहे इन्वेस्टमेंट। सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा फैसिनेट तो करता है, पर सोशल मीडिया आपका घर नहीं चलाएगा। तो रिस्क आप अपने एपेटाइट के हिसाब से लीजिए कि अगर इतने पैसे मेरे कल को डूब गए तो मुझे हार्ट अटैक नहीं आएगा। कम इनकम में भी कोई वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकता है। आप लंबे समय के लिए एक पैसा इन्वेस्ट करके उसे भूल जाइए कि ये मेरी एक ज़रूरतें हैं। आपके उस ऐप में क्या ऐसी सुविधाएं हैं जो लोगों को मिलेगी एक प्लेटफॉर्म पर। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ इंटरनेट है। इंटरनेट में वही मैनिपुलेशन, 4 लोग 4 बातें। क्या अगर आपको हमारे थ्रू ही सर्विसेज आगे बढ़ानी तो वैसे भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ लाइक ऑल इन वन एट वन प्लेस। आपके हिसाब से लोग क्या गलती कर रहे हैं अब के टाइम में फाइनेंसिस में कि जो नहीं होनी चाहिए। ये लोग उसको ना प्रेशर में कर रहे हैं कि इसने किया, फोमो में कर रहे हैं आई शुड से, कि इसने किया तो मुझे भी करना है। कि फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसा कमाना ईजी है, मैनेज करना मुश्किल है। नमस्कार, अनफिल्टर्ड बातों के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु और आज जो मेहमान हमारे साथ हैं लिखती वो डॉक्टर खुशी पंजवानी है। डिग्री इनके पास डॉक्टर की है, लेकिन मैडम जी फाइनेंस में एक्सपर्टीज़ हासिल कर रही हैं। चलिए उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे फाइनेंस की दुनिया के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, क्या सही है क्या गलत है, सारी जानकारी आज हम खुशी से लेंगे। खुशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास एपिसोड में। सबसे पहला सवाल मेरा ये, आप लिखती डॉक्टर खुशी पंजवानी हैं, डिग्री आपके पास डॉक्टर की है, लेकिन आप फाइनेंस एक्सपर्ट बन गई हैं। ये सफ़र कैसा रहा, कैसे एक डॉक्टर फाइनेंस एक्सपर्ट बन गई। इंस्टाग्राम की रील्स देखी आपने? बस जैसे वहाँ पे ट्रांजिशन होता है वैसे ही कुछ ट्रांजिशन हुआ यहाँ पे। एक्चुअली मेरे पास डिग्री डॉक्टरेट की है। मैं जब डॉक्टर पढ़ रही थी तब लॉकडाउन हुआ एंड उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट्स एंड बहुत फाइनेंस के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी दी जा रही थी एंड आई वाज वेरी कीन टुवर्ड्स इट। तो मैं सोची कि एक बार देखते। मेरे को पता चला कि ओके ऐसी भी कोई चीज़ होती है जहाँ पे पैसा डबल भी होता है, ट्रिपल भी होता है, 100 गुना भी होता है। सो फिर मेरे को लगा कि इतना ईजी तो होगा नहीं। फिर मैंने उसके बारे में नॉलेज गेन किया एंड उसके बारे में पढ़ा एंड देन आई वाज लाइक वेरी इंटरेस्टेड टुवर्ड्स इट एंड मेरे को लगा कि अब जो करना है फिर यहीं करते हैं। फाइनेंस की बात करते हैं, जो लोग हैं बिगिनर्स हैं, सबको फाइनेंस का इंटरेस्ट है। आजकल लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, स्टॉक ट्रेडिंग को लेकर, नई नई चीज़ें हैं, बिटकॉइंस आ गई हैं, लोगों का ध्यान उस पर है। लेकिन जो बिगिनर्स हैं जिनको नहीं पता कि क्या है, कैसे चीज़ें होती हैं, उनके लिए क्या एडवाइस होगी, वो कैसे अपने पैसे सही जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू। सो मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आजकल ना इन्वेस्टमेंट्स तो बहुत ज़्यादा है, पर ना एक और कॉमन मिथ, मतलब एक और कम्युनिटी ऑफ पीपल आ गई है जो बोलते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करने की क्या ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि अगर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो आपको आज इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अपने कल के लिए आपको आज प्रिपेयर करना पड़ेगा। बिकॉज़ आपने लॉकडाउन देखा, आपने रिसेशन देखा, आप ठीक है आप प्रिविलेज्ड है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास बहुत प्रॉब्लमेटिक आ जाती है ऐसे सिचुएशंस में। तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट इज़ लाइक योर बैकबोन। अब रही बात कि बिगिनर्स है, ये बहुत ज़्यादा ना मतलब क्योटिक और बहुत ज़्यादा बड़ी फील्ड है कि आप कहाँ कहाँ हाथ मार सकते हैं, कहाँ कहाँ छलांग मार सकते हैं। सो अगर आप एक बिगनर हैं तो सबसे पहले तो आपकी जितनी भी आपका जो भी अर्निंग सोर्स है उसमें से आप अपना 50% तो साइड कीजिए, जो भी आपके वांट्स हैं, नीड्स है, एंड 20-30% जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं एज अ स्टार्टर्स। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि स्टार्टिंग में एकदम पूरा ही इन्वेस्ट कर दीजिए या पूरा ही सेव कर लीजिए। थोड़ा सेव रखिए और थोड़ा इन्वेस्टमेंट आप SIPs में कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट बोलते हैं एज अ बिगनर के लिए, क्योंकि वहाँ पर आपके पैसे सेव होते हैं। और भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं बट वहाँ पर रिस्क है, तो आप धीरे धीरे सीखते जाइए, अपने पैसे भी इन्वेस्ट करते जाइए और अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कीजिए। आपने बात की इन्वेस्टमेंट SIPs में, तो SIPs भी 3 टाइप की होती हैं, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप। अब जो पहली बार इन्वेस्ट कर रहा है, अब वो कैसे पता करे कि कौन सा कैप उसके लिए सही है, किस कैप से उसको अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे, जहां वो सेफ भी प्ले करे, उसको हार्ट अटैक भी ना आए कि भैया पैसे डूब गए मेरे। तो उसके लिए क्या किया जाए। सो पहली चीज़, अगर आपको हार्ट अटैक नहीं चाहिए तो ये एक SIP जो है वो म्यूचुअल फंड का ही एक पार्ट है। म्यूचुअल फंड में आप 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक होता है आपका लंप सम और एक होता है SIP, मतलब धीरे धीरे इन्वेस्ट करते हैं। तो उसमें बहुत सारे कैप्स आते हैं कि मतलब कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिनका मार्केट शेयर बहुत बड़ा होता है तो लार्ज कैप में आती है, कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिनका मार्केट शेयर ठीक ठाक होता है तो मिड कैप में, और छोटी कंपनीज स्मॉल कैप में आती है। तो अब अगर आप मैं एज ग्रुप की बात करूँगी, जैसे
कि अगर आपका एज ग्रुप थोड़ा सा मिड 30s का है, 40s का है, तो आप लार्ज कैप में जाइए, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है टू टेक द रिस्क, क्योंकि आपके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो आप लार्ज कैप में जाइए। बट हाँ, अगर आपके पास है कि मेरे पास बैकअप ऑप्शन है या फिर मैं रिस्क ले सकता हूँ, या फिर आप मिड 20s में हैं, अर्ली 30s में, तो फिर आपके लिए मतलब मिड कैप बहुत अच्छा है, स्मॉल कैप भी बहुत अच्छा है। बट स्मॉल कैप का थोड़ा सा रिस्क फैक्टर आता है, बट रिस्क है तो इश्क है, क्योंकि अगर स्मॉल फैक्टर में अगर रिस्क है तो उसमें रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं, मतलब बहुत अच्छे रिटर्न्स पब्लिश आपने स्मॉल कैप से भी देख सकते हैं। आपने कहा रिस्क, रिस्क फैक्टर जो है, हर कोई रिस्क नहीं ले पाता है ना, हर किसी में रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ नहीं होती। लेकिन इस रिस्क फैक्टर को कैसे कोई मैनेज कर सकता है कि ज़्यादा उनको रिस्क भी ज़्यादा ना हो, पैसे भी आ जाएं और बढ़िया चलता भी रहे इन्वेस्टमेंट? सबसे पहली चीज़ तो रिस्क तो आपका लाइफ में भी है, हर चीज़ में रिस्क है, ठीक है। तो रिस्क मैनेज करने की सबसे बेस्ट एबिलिटी है कि एक्सेप्ट करना। आप अगर बोलेंगे कि मैं कोई ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, कोई भी कुछ भी ले रहा हूँ, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये तो प्रॉफिट ही देगा, नहीं लॉस भी दे सकता है। एवरी कॉइन हैज़ टू फेसेस। तो पहली चीज़ तो आप अपने मन में ये लेके चलिए कि हो सकता है ऐसा हो। नाउ कमिंग बैक टू टेक्निकल्स, कि आप अपना रिस्क कम से कम कैसे रख सकते हैं। एज अ बिगनर, अगेन आपके पास म्यूचुअल फंड्स की सर्विसेज है, या फिर आपके पास कुछ अच्छे इक्विटीज़ है, जैसे PSU स्टॉक्स हो गए जो गवर्नमेंट चलाती है। आप ये पेनी स्टॉक्स और इन सब में मत जाइए, क्योंकि रील्स और आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है रिस्क लेने के लिए। सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा फैसिनेट तो करता है, पर सोशल मीडिया आपका घर नहीं चलाएगा। तो रिस्क आप अपने एपेटाइट के हिसाब से लीजिए कि अगर इतने पैसे मेरे कल को डूब गए तो मुझे हार्ट अटैक नहीं आएगा, तो उस हिसाब से। एंड दूसरी चीज़ ये कि आप थोड़ा मतलब सारी चीज़ें ना एक साथ मत डाल के रखिए, उसको थोड़ा डाइवर्सिफाई कीजिए, तो कहीं कुछ लॉस में है तो कुछ प्रॉफिट में होगा, तो इससे आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। जिसकी इनकम कम है, जैसा कि हमने बात किया कि कम इनकम में भी कोई वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकता है? वेल्थ क्रिएशन ओवरनाइट नहीं होती, मतलब द गोल इज़ टू बिकम वेल्दी नॉट रिच। तो अब ये चीज़ तो अपने दिमाग में डालिए कि मेरे को अमीर नहीं बनना, मेरे को रईस बनना है। सो उसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, एंड ये मेंटालिटी ना अपने से हटा दीजिए कि थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ, या फिर हो गया मेरे को तो बस ट्राई करना था। आप लंबे समय के लिए एक पैसा इन्वेस्ट करके उसे भूल जाइए कि ये मेरी एक ज़रूरतें हैं, राइट। जैसे आप बैक ऑफ द माइंड में आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि मेरे को आगे जाके शादी करनी है, आगे जाके बड़ा घर लेना है, तो आगे जाके आपको मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हाई करनी है। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हाई करेंगे तो ही मतलब आपके जो मटेरियलिस्टिक गोल्स है वो कंप्लीट हो पाएंगे। तो वेल्थ क्रिएशन एक दिन का खेल नहीं है। तो सबसे ट्रेडिंग में जाइए, आप फाइनेंस में जाइए, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। तो माइंडसेट अपना सही रखिए कि वेल्थ क्रिएशन ओवरनाइट नहीं होती, धीरे धीरे प्रोसेस होता है। एंड उसके बाद आप जल्दीबाजी मत कीजिए। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में लगा रहे हैं तो 3 साल की अगर उसकी लॉकिंग पीरियड है या 3 साल का उसका है, तो गिव इट अ टाइम। ऐसे नहीं कि 1 साल में हो गया बस मेरा निकल गया। तो ये जो रश जो लोग करते हैं ना फॉर द क्विक मनी वेल्थ नहीं बनाती। आम लोगों की बात करते हैं, जो आम लोग हैं जो चाहते हैं कि वो इन्वेस्ट करें, तो वो कैसे शुरुआत करें इन्वेस्टमेंट की, अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करें? आपके पास स्मार्टफोन है, उसमें आप कोई भी ब्रोकर ऐप डाउनलोड कीजिए, ग्रो हो गया, ज़ीरोधा हो गया, आप स्टॉक्स गाइड, कुछ भी आप डाउनलोड कीजिए। एंड जो आपको सही लगता है, आप रोज़मर्रा में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि आप हेड एंड शोल्डर शैम्पू यूज़ करते हैं, या फिर आप मतलब कपड़े यूज़ करते हैं, तो वो सब कौन मैन्युफैक्चर करते हैं? कंपनीज़ मैन्युफैक्चर करती है। तो सबसे बड़ा एक ट्रस्ट फैक्टर होता है किसी भी कंपनी में पैसा डालने के लिए, कि मैं इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग और भी कर सकते हैं। तो जिस कंपनी में आपको ट्रस्ट है, आप अपने थोड़े से पैसे जितने आप डालना चाहें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब ये एक बहुत कॉमनली स्प्रेड मिथ है कि मतलब मेरे पास ज़्यादा पैसा है तो ही मैं मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। आप छोटे से शुरुआत करके बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं। तो ट्रस्ट जिस भी आपको कंपनी में है, जो अच्छी है, जो रेप्यूटेटेड है, ऐसे नहीं मतलब किसी के सुने ऐसे मतलब पेनी स्टॉक्स आपने उठा लिया, कि नहीं, अच्छी कंपनीज़ में आप डालना स्टार्ट कीजिए। मतलब अगर आपको डायरेक्ट स्टॉक्स है, और आपको अगर डायरेक्ट स्टॉक्स में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो फिर आपके पास म्यूचुअल फंड्स है, उसमें आप या तो लमसम डालें या तो ऐसा ही। अब बात करते हैं आपके ऐप की। फिनोसर्व आपका ऐप है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको उसके लिए। कैसे एक स्टार्टिंग आपकी जर्नी लॉकडाउन से हुई, जैसे कि आपने कहा, फिर आपने ये कैसे सोचा कि यार मैं एक ऐप भी ला सकती हूँ जो लोगों के लिए इजी हो? साथ ही आपके उस ऐप में क्या ऐसी सुविधाएं हैं जो लोगों को मिलेगी एक प्लेटफॉर्म पर? सोचा तो मैंने ये था कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अच्छी सोच है। सो द थिंग इज़ कि पहले फिनोसर्व एक्चुअली 2023 में स्टार्ट हुआ था। उसके पहले मतलब मैं अपना पर्सनली इन्वेस्टमेंट्स और ये सारी चीज़ें कर रही थी। मुझे ये लगा कि फाइनेंस का फील्ड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटेड है, एंड अगर किसी को सिर्फ एक सर्विस चाहिए, मतलब मेरे को सिर्फ जानना है कि मैं कहाँ इन्वेस्ट कर सकती हूँ, अभी मैं सिर्फ नॉलेज ले रही हूँ, तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ इंटरनेट है, इंटरनेट में वही मैनिपुलेशन, 4 लोग 4 बातें। सो आई थॉट कि हम
इसमें कंसल्टेशंस भी प्रोवाइड करेंगे, आपको सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे। अब फिर हमने 2025 में थोड़ा एक्सपैंड किया, मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर से बात की, तो वहाँ उनके जब इंसाइट्स मिले तो आई वाज लाइक कि सिर्फ कुछ लोगों से ही लिमिटेड क्यों रखना है। मतलब अभी तो हम अपने ही सिर्फ फिनोसर्व के एक्सपर्ट्स दे रहे थे, तो हमने एक प्लेटफॉर्म को रीडिज़ाइन किया। अब हमारे पास देश विदेश से एक्सपर्ट है। अब आपको जिनसे बात करनी है आप उनसे बात कीजिए, वहाँ पे वो लिस्टेड है, आप बस कॉल बुक कीजिए एंड वो 5 मिनट में आपको कंसल्टेशन चाहिए। लाइक पहला कंसल्टेशन तो ऑफ कोर्स फ्री रहता है, उसके बाद आपको कंसल्टेशंस के थ्रू मतलब आगे बढ़ना है तो ठीक है, अगर आपको हमारे थ्रू ही सर्विसेज आगे बढ़ानी है तो वैसे भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ लाइक ऑल इन वन एट वन प्लेस। चार्जिंग की अगर बात करें, अगर फिनोसर्व यूज़ कर रहा है और उसको जानना है, सीखना है, या फिर किसी इन्वेस्टर से बात करिए, तो जो चार्जेस होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत वो मिनिमल होता कैसे डिसाइड होता है कितना चार्ज? अगर आप कोई बाहर के इन्वेस्टर से बात कर रहे हो तो ऐसा ना हो कि बाहर का इन्वेस्टर है तो पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, इसको कैसे मैनेज किया जाए? नहीं, वो सारी चीज़ें देखिए, आप डायरेक्ट बात नहीं कर रहे, आप एक प्लेटफॉर्म के थ्रू बात कर रहे हैं, तो हमें भी पता है कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है एंड इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग। मतलब कभी हमने कुछ डिस्काउंट दे दिया, कभी कुछ कूपन दे दिया, तो हम एक बहुत ही मिनिमल चार्ज करते हैं, बिकॉज वी टोटली अंडरस्टैंड कि आप अपना पैसा डाल रहे हैं और जहाँ पे आप पैसा डाल रहे हैं वहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर होना बहुत ज़रूरी है। तो हम आपसे इनिशियली बहुत ज़्यादा पैसे ले लें, आपको सर्विस अच्छी प्रोवाइड नहीं करें, या फिर हम बोले कि नहीं हम तो बाहर के इन्वेस्टर लेके आ रहे। बाहर के इन्वेस्टर दिमाग ही देंगे आपको, मतलब नॉलेज ही देंगे, ऐसा कुछ सोना चांदी तो उठा के दे नहीं देंगे। तो बहुत ही मिनिमल कॉस्टिंग में हमने ये स्टार्ट किया। और आपको अगर कॉस्टिंग का और ज़्यादा नॉलेज है तो आप प्लीज़ हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हैं एंड आप वहाँ पे इजीली किसी से भी मतलब किसी भी एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। इंडिया इतना बड़ा है, ठीक है, फिनेंस लिटरेसी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आजकल डेवलप हो रही है, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो आपके हिसाब से लोग क्या गलती कर रहे हैं अब के टाइम में फिनेंसिस में कि जो नहीं होनी चाहिए, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कौन सी प्रॉब्लम है जो आगे जाके सॉल्व हो गया, उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहिए? फिनेंशियल लिटरेसी एक्चुअली एक बहुत ज़्यादा बेसिक नेसेसिटी है, लोग उसको ना प्रेशर में कर रहे हैं कि इसने किया, फोमो में कर रहे हैं आई शुड से, कि इसने किया तो मुझे भी करना है, या इसके पास है, मतलब इसको 4 स्टॉक्स के बारे में पता है तो मेरे को तो 40 के बारे में तो एटलीस्ट पता होना ही चाहिए। लाइक पीपल हैव फॉरगेट कि फिनेंशियल लिटरेसी बेसिकली वो चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है एंड आप उसको मैनेज कैसे कर रहे हैं। वो अगर आपको पता है तो आपको कोई भी ईजिली मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। मतलब जब हम इनिशियली स्टार्ट कर रहे थे तो आपके डेटाबेस के नंबर्स इधर उधर कंपनीज़ में चले जाते हैं। तो मुझे कोई कंपनी थी, वहाँ से कॉल आया एंड दे वर ट्राइंग टू मैनिपुलेट मी कि मैम आप हमें इतना पे कर दीजिए, उसके बाद हम आपका अकाउंट खुलवा देंगे, फिर आपको थोड़ा सा और पे करना पड़ेगा तो हम आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट करवा देंगे। मुझे तो पता था अकाउंट ओपनिंग के कोई चार्जेस नहीं होते। अगर किसी को नहीं पता है वो तो पैसा दे देगा। तो स्कैम देखिए हर फील्ड में है। तो यही है कि आपको एटलीस्ट इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए कि कल को आपके पैसे और आपके साथ कोई खेल के नहीं जाए। सो इतनी आप नॉलेज अपने लिए रखिए कि फ़िनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसा कमाना ईजी है, मैनेज करना मुश्किल है। देखिए, फिनेंशियल फ्रीडम एक हैबिट है, ठीक है, उसको लोग कैसे हासिल कर सकते हैं? उसकी कौन सी ऐसी हैबिट होनी चाहिए जो फिनेंशियल फ्रीडम को दर्शाती हो, या अगर आप ये हैबिट अगर आप अपना रहे हैं तो आप फिनेंशियली फ्री हैं? देखिए, पैसा तो आजकल मैं बोलूँ हर कोई कमा रहा है। 13 साल के बच्चे भी आजकल पैसा कमा रहे हैं, 30 साल के जो हैं वो भी पैसा कमा रहे हैं। तो फिनेंशियल फ्रीडम इज़ नॉट अबाउट कि आप पैसा कमा रहे हैं। फिनेंशियल फ्रीडम मैं बताती हूँ, आपने फॉर एन एग्जांपल आप जॉब करते हैं, आपकी 30,000 रुपीज़ सैलरी है, ठीक है, उसमें आपने सारी चीज़ें उड़ा दी, मंथ एंड में आप खाली बैठे हैं, आपको कॉल करना पड़ता है घर पे या फ्रेंड से या क्योंकि भाई, वो फिनेंशियल फ्रीडम नहीं है। तो उसमें आप बहुत चीज़ें मतलब आपके दिमाग में आ जाती है कि मैं पूछूं कि नहीं पूछूं। खुद का पैसा होता है तो खुद की ताकत होती है, राइट। सो फिनेंशियल फ्रीडम इज़ कि आपके पास एवरी टाइम मनी है, उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। मनी मैनेजमेंट बहुत एक स्किल है बेसिकली। जैसे कि हम बोलते हैं कुकिंग है स्किल है या फिर ड्राइविंग स्किल है, तो मनी मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो अ स्किल जिसको आपको जिसको आपको मास्टर करना पड़ेगा। एंड दूसरी चीज़ कि आप इतना तो अपने पास रखिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स में कि कल आप एकदम ज़ीरो नहीं हो पाए अपार्ट फ्रॉम योर नेसेसिटी। आजकल एआई का ज़माना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आपके हिसाब से ये प्लेटफॉर्म्स कैसे लोगों की लाइफ बदल रहे हैं फिनेंस को लेकर? जैसे कि ना एआई मतलब एल्गो ट्रेडिंग जो लोग करते हैं, मतलब जिनको ट्रेडिंग के बारे में पता है उन्हें पता है कि एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है। सो वो भी थोड़ा बहुत इसी से है। टेक्नोलॉजी बहुत वास्ट जैसे स्प्रेड हो रही है। एआई अभी फाइनेंस में आ रहा है, आगे आने वाले समय में और ज़्यादा आ जाएगा। मतलब कुछ तो ऐसे मतलब बॉट्स आ जाएंगे या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी जो आपके बिहाफ मतलब आप सिर्फ प्रॉम्प्ट डाल दीजिए,
जैसे आपकी साड़ी बन के आज फोटो आ रही है तो कल आपका मतलब ट्रेड एग्जीक्यूट होकर आपके पास सीधा पैसे आ जाएंगे। सो मतलब एआई उस लेवल पे अभी काम कर रहा है, बट इट्स ऑलवेज अबाउट कि आपका ह्यूमन हैंड मतलब इन्वेस्टमेंट में कितना है, क्योंकि कुछ भी हो आखिर आपके पैसे इन्वॉल्व है। सो एआई प्लेटफॉर्म्स बहुत सारी चीज़ें हेल्प करेगा आपको रेगुलेट करने में, आपको एनालाइज करने में, बट अगेन आपको खुद को देखना पड़ेगा, बिकॉज मशीन इज़ मशीन एट द एंड। आने वाले सालों की बात करें तो आगे 5 से 10 सालों में फिनेंस सेक्टर में क्या कुछ बड़े बदलाव आपको लगते हैं कि देखने को मिलेंगे? फाइनेंस इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द बूमिंग इंडस्ट्रीज़ राइट नाउ। मतलब आप देखिए फाइनेंस आगे जाके सबसे ज़्यादा टॉप पे रहने वाला है। मतलब ऐसा नहीं कि एक इंडस्ट्री आई थी, मतलब एक क्रिएट हुआ 4-5 साल तक आई एंड फिर वो चले गई। इतने बड़े चेंजेस आपको देखने मिलते हैं, क्योंकि हमारी जो लाइक इकॉनमी है, लाइक बिना इकॉनमी के हम नहीं चल पाएंगे। तो फाइनेंस सेक्टर बहुत बड़ा है, एंड उसके अगर मैं चेंजेस की बात करूँ तो बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट्स की तरफ अभी ज़्यादा जा रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगी तो ऑफकोर्स इंडिया की इकॉनमी बढ़ेगी। इंडिया की मतलब जैसे कि अभी आपको पता होगा मदर ऑफ ऑल डील हुए मोदी जी ने की, तो ऐसे ये सारी चीज़ें इकॉनमी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही हैं। तो जितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है उतना हमारी जो इंडिया की इकॉनमी वो बहुत ग्रो करेगी, एंड मे भी आगे आने वाले कुछ सालों में हम लाइक टॉप 1 में भी जा सकते हैं। तो उसके लिए इन्वेस्ट इन इंडिया, ठीक है। आपकी देशभक्ति सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त के लिए नहीं है। इन्वेस्ट इन इंडिया, क्योंकि इंडिया इज़ अगेन अ ग्रोइंग कंट्री। आपको यहाँ पे बहुत अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिलेंगे, और आगे आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा वास्ट होने वाला है इंडिया का इकॉनमी, इंडिया एंड इंडिया का फाइनेंस सेक्टर। तो बजट की हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि नई डील साइन हुई है, अभी कुछ दिनों में बजट भी पेश हो जाएगा। तो इस बार किन सेक्टर्स पे सबका ध्यान रहेगा? कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो आगे आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट के तौर पर ज़्यादा प्रॉफिट देंगे, या फिर जिससे मोटा पैसा सीधी भाषा में कहूँ तो सही बात है। बन जाएगा? तो जैसे कि जो बजट है इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चरल, या फिर आप ग्रीन एनर्जीज़ की बात कर लीजिए। अभी मेटल मतलब गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आपने देखा होगा लास्ट ईयर से अलग ही हाइप में चल रहा है। 4 लाख क्रॉस किया था सिल्वर। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स है कि मतलब यहाँ से तो श्योर पैसा आना ही है। और दूसरा, अगर आप बजट वाले दिन ट्रेडिंग करते हैं या बजट के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे इन्वेस्ट करना है, PSU स्टॉक्स आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। आप क्या बोलते हैं, इन स्टॉक्स के बारे में थोड़ी आप डिटेलिंग जानकारी दीजिए, ताकि जो देख रहे हैं उनको समझ में आए कि क्या है एक्चुअली। PSU स्टॉक्स बेसिकली ऐसे स्टॉक्स होते हैं जैसे IRCTC हो गया, BHEL हो गया, ये सारे जो गवर्नमेंट ओन स्टॉक्स होते हैं। तो मतलब गवर्नमेंट की जो खुद की कंपनीज़ है, जो सरकारी कंपनीज़ है, वो कभी भी आपको ना लंबे समय में लॉस नहीं देगी। तो अगर आप एज अ बिगनर है, लाइक यू आर लुकिंग कि मैं किस में लगाऊँ, आप इन्हीं कंपनीज़ में लगा के अपनी शुरुआत कर सकते हो। उसके बाद तो फिर जब आप जैसे ही मार्केट में आएंगे तो आपको और चीज़ें पता चलेंगी, क्योंकि मार्केट एक बहुत बड़ा समुंदर है। अब जितना अंदर डीप जाते जाएंगे उतना आपको पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ पे सर्वाइव कैसे करना है। और रही बात बजट की, तो बजट में ऑफकोर्स PSU स्टॉक्स हो गए। एग्रीकल्चर पे हमारे 2-3 साल से बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है, आगे एग्रीकल्चरल बहुत बड़ा एक मतलब एग्री टेक जिसको बोलते हैं, एग्रीकल्चर के साथ टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो बहुत अच्छा एक सेक्टर है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, जैसे अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ बेसिकली वन ऑफ देम। एंड आप कॉपर, जैसे कॉपर बहुत ज़्यादा मेटल्स में हाइप में है, तो आप कॉपर की जितनी कंपनीज़ है जैसे हिंदुस्तान कॉपर, आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। एक ऐसी एडवाइस जो आप देना चाहेंगी जो फाइनेंस कर रहे हैं या फिर ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको, जो उनको काम आए आगे जाके कि अच्छा खुशी ने एडवाइस दी थी तो ये काम आ रही लिख के है। ले लो, मेरी सारी एडवाइजेस काम करती है, मेरे सारे क्लाइंट से पूछिए। सो आपको रश नहीं करनी है चीज़ें। ट्रेडिंग में बेसिकली लोग आते हैं पैसा बनाने के लिए, बट बहुत ज़्यादा रश कर देते हैं। क्विक मनी है ट्रेडिंग, लाइक मैं ये चीज़ से डिनाई नहीं करूँगी इस फैक्ट कि क्विक मनी नहीं है, बट क्विक मनी बनाने के लिए आपको ना दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। आपको रिस्क मैनेजमेंट में काम करना पड़ेगा कि अगर आपका रिस्क कैलकुलेटेड है, ऐसा नहीं कि आप अपना पूरा घर बार बेच के बोले मेरे पास तो कुछ आया नहीं। आपको कौन बोला था घर बार बेचने? आपको अपनी सैलरी में से कुछ % निकाल के आपको वो करना है कि ठीक है अगर वो चले जाए तो। एंड अगर टेक्निकल्स की बात करें तो आप अपने सिस्टम पे स्टिक रहिए। आपको एक स्ट्रैटेजी बनाने में 6 महीने लगते हैं, उसको बैक टेस्ट करने में 8 महीने लग जाते हैं। तो 8 महीने आपने अगर एक स्ट्रैटेजी पे काम किया है तो गलत कैसे हो सकती है? आप अपनी स्ट्रैटेजी पे रखिए, अपना विन रेट रखिए और अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो रखिए। आपका कैपिटल और सामने वाले का कैपिटल बहुत अलग हो सकता है। तो यूट्यूब में किसी ने डाला, इंस्टाग्राम पे किसी ने डाला, वो उनकी लाइक गुड फॉर देम, उनकी लाइफ है, उनके पर्सनल कैपिटल हैं। आपका कैपिटल आप जानते, तो रश मत कीजिए चीज़ों को। एंड बहुत थोड़ा ना चीज़ों को लाइट वे में लेके जाइए, क्योंकि मैंने देखिए ट्रेडिंग बहुत लोग अग्रेसिव करते, ओवर ट्रेडिंग करके किसी का भला नहीं हुआ है। ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो अपना घर बार सच में बिक जाएगा। तो इट्स लाइक ओवर ट्रेडिंग स्टॉप करके रिस्क मैनेजमेंट पे काम कीजिए। एक रैपिड फायर राउंड हमारा स्पेशलिटी है कि हम रैपिड फायर तो करते हैं। बिल्कुल। तो कुछ सवाल तुरंत जवाब, नो टाइम वेस्ट वाला सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले सेविंग या स्पेंडिंग?
मेरे लिए हाँ आपके लिए। दोनों बेसिकली। ठीक, ज़्यादा एक पैसा जवाब देना। नहीं, ज़्यादा पैसे रहते हैं तो स्पेंडिंग और फिर सेविंग। चलो ठीक है, सेविंग को मैं लॉक कर लेती हाँ, हूँ ठीक, आपके लिए। चलो। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट? लॉन्ग टर्म, वेल्थ बनानी है। रिस्क लेना इम्पॉर्टेंट या फिर डेंजरस? इम्पॉर्टेंट। वन वर्ड फिनोसर्व के लिए, एक वर्ड में अगर आप फिनोसर्व को एक्सप्लेन करें तो वो वर्ड क्या होगा? ट्रस्ट, लायबिलिटी एंड डिसिप्लिन। क्यों, ये 3 फैक्टर्स है जो आपकी फाइनेंस जर्नी को बहुत ज़्यादा एनहांस करते हैं। क्रेडिट कार्ड फ्रेंड या एनिमी? यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है, बट आई वुड से मोस्टली एनिमी। गोल्ड इमोशन या इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट। बजट बनाना बोरिंग है या फिर पावरफुल है? बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बजट देखना उससे ज़्यादा अच्छा है। फाइनेंशियल प्लानिंग लग्जरी या नेसेसिटी? लग्जरी। SIP स्लो या स्मार्ट? स्मार्ट। वन रूल फॉर फाइनेंशियल सक्सेस? पेशेंस एंड ट्रस्ट। इमरजेंसी फंड स्मार्ट या लेटर? स्मार्ट। इमरजेंसी फंड की मैं एक बस सवाल रहेगा। इमरजेंसी फंड एक्चुअली बहुत लोगों को पता नहीं कि इमरजेंसी फंड एक्चुअली है क्या। नाम उसका बता रहा है कि इमरजेंसी है, लेकिन वो अपन को वो फंड को कैसे क्रिएट करना है कि हम उस फंड में कितना पैसा रखें जो इन फ्यूचर अगर हमको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमको किसी से मांगना नहीं पड़ रहा है। तो वो इमरजेंसी फंड कैसे क्रिएट करें, एक्सपर्ट क्या कहते हैं इस पर? बेसिकली इमरजेंसी फंड्स ना, देखिए ऐसा नहीं होता कि आपने बैंक में पैसे साइड करके, वो कभी भी इमरजेंसी फंड्स नहीं आता, क्योंकि आपको पता रहता है बैक ऑफ द माइंड में कि ये मेरे पैसे हैं, तो वो आप इन्वेस्ट कर लेते हो ना, इमरजेंसी पूछ के नहीं आती। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज़ कि जब आप इमरजेंसी के लिए इन्वेस्ट करते हैं, इमरजेंसी फंड्स में डालते हैं, तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स की अलग से कैटेगरी है इमरजेंसी फंड्स, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इफ़ नॉट, आप ऐसे म्यूचुअल फंड्स में डालिए जिनका लॉकिंग पीरियड नहीं होता। मतलब कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जिनका लॉकिंग पीरियड है कि आप 4-5 साल तक है तो उनको बिल्कुल छू ही नहीं सकते, निकाल नहीं सकते, समय पूछ के नहीं आता। तो आप मतलब जो विदाउट लॉकिंग पीरियड है, जो बहुत ज़्यादा लिक्विड है, आप ऐसे फंड्स में अपने पैसे डालिए कि आपका जब मन करे, जब कोई इमरजेंसी है तो आप ईजिली उससे विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगेन इसमें भी आप मिड कैप या स्मॉल कैप में मिड कैप या लार्ज कैप में जा सकते हैं, क्योंकि अगर इमरजेंसी फंड डाउन चला गया फिर आप क्या करेंगे? तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको सेफ प्ले करना पड़ेगा। यहाँ आप फंड्स अलग करें, नॉट फॉर द रिटर्न्स बट फॉर योर सेफमेंट। तो ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, मतलब एक अलग से कैटेगरी भी है, तो आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। आपकी एक बुक भी थी जिसमें जी। आप रिसेंटली आप एक ऑथर भी हैं, जी। मल्टी टैलेंटेड लड़की है हमारे साथ। उस बुक के बारे में बताइए, कैसे आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की एक ऑथर के तौर पर? आपने उस बुक में क्या कुछ रखा है जो आम लोगों या फिर जो भी वो बुक को पढ़ रहा है उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो? वो बुक बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है, क्योंकि जब मैं स्टार्ट की थी मैंने भी बुक पढ़ के स्टार्ट की थी। मतलब मुझे बेसिकली 40-50% नॉलेज बुक पढ़ के आया था। तो मैंने कहा कि हर किसी के पास रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं होते हैं, हर कोई मतलब इतने वास्ट फील्ड्स नहीं एक्सप्लोर करता सीखने के लिए। तो बुक सबसे बेस्ट है, क्योंकि बुक का जो नॉलेज है काफ़ी सही रहता है। तो बहुत ही सरल भाषा में मैंने लिखी कि ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है, 50 गोल्डन रूल ऑफ फाइनेंस। उसको आप पढ़िए, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप मेरे को रिव्यू देंगे। मतलब अभी मेरे पास कल ही मेरे पास ऑथर का बैज आया है, मतलब जो हमारे पब्लिकेशन हाउस है, वो बुक इंटरनेशनली भी मोस्ट सोल्ड बुक है। तो वो बहुत अच्छी बुक है। मतलब मैं खुद अपने आप जब मैं पढ़ रही थी तो मैं खुद सोची, यार ये मैंने लिखा है, AI ने लिखा है। ये वो बहुत अच्छी है। सो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप यूजुअली जो बेसिक्स होती है, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट हमारी बुक का नाम है, कि कोई भी आप बुक ले लीजिए जो एकदम बेसिक आपको बताए, वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते ये मिलेगा कहाँ पे? Amazon, फ्लिपकार्ट। प्राइसिंग सब बता दो ना, एक ही प्लेटफॉर्म पे हमको सब जानना है। अब प्राइसिंग 200 के अंदर ही है। चलिए, तो फाइनेंस एक्सपर्ट खुशी पंजवानी हमारे साथ थी, जिनसे हमने बहुत सारी बात की बजट को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, इमरजेंसी फंड क्या होता है, सारी चीज़ों पर खुशी ने हमें जानकारी दी। अगर आप एक बिगिनर हैं, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कौन सी SIP आपके लिए सही है या फिर कौन सी चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, सारी जानकारी आज हमने खुशी से ली है। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।